लोगों को डायबिटीज़ होती क्यों है और क्या ये पॉसिबल है कि ना हो? बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो राइस ईटिंग स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं जहाँ लोग 2 से 3 बार राइस खाते हैं वहाँ डायबिटीज ज़्यादा हो। कई लोग ये मान लेते हैं कि मेरे सबको डायबिटीज हुई है, सारी फैमिली में मुझे होनी है। जिसने ये मान लिया उसको तो होनी है। अगर आपने थिंक किया और आपने उस पैटर्न को ब्रेक किया तो 80-90% डायबिटीज केसेस आर प्रिवेंट। या स्ट्रेस से भी इम्पैक्ट पड़ता? हम पावर नैप को पावर नैप क्यों बोलते हैं? आप देखिए कि आप सुबह सपोज 5 बजे उठे, अब आप गए, आपने ट्रैवल किया, आप आए 6-7 बजे तक आए, आप पूरी बॉडी थकी हुई है, माइंड और बॉडी दोनों जो है वो थकी हुई है। आप सिर्फ आधा घंटा जाके लेट जाए बिना कुछ किए, आप देखिए आपकी एनर्जी वापस आए। अब मैंने एक सिंपल सा रूल बनाया, रूल ऑफ 5। इसे मैजिकल रूल। You think there are enough opportunities still in UAE for doctors? डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच में है। जैसे कुछ ब्रांच जो है, कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी कभी कभी क्या होता है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर होता है लेकिन उसकी स्पेशलिटी की डिमांड इतनी नहीं होती, तो उसको स्ट्रगल हो जाता है जॉब में। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द शो अगेन ऑन द सक्सेस डायरीज। एंड आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मुल्तानी से। बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हैं और ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। उन्होंने MBBS किया है, MD इन मेडिसिन एंड DM इन एंडोक्रोनोलॉजी, और UAE के अंदर 20 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कैसे एक डॉक्टर की लाइफ होती है, कैसे शुरुआत हुई और वो कैसे दुबई आए और कैसे यहाँ पे सेटल हुए, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ का साइकिक कैसा है, उनका पैशन क्या है, पर्पस क्या है। वो एक किताब भी लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत उस पर भी टच करेंगे। अभी सरप्राइज एलिमेंट है क्योंकि अभी पब्लिश नहीं हुई है, तो थोड़ा उस पर बात करेंगे। बट एज ए डॉक्टर आपको अगर यहाँ UAE आना है और यहाँ आपको ग्लोबल ग्रोथ करनी है तो शायद ये पॉडकास्ट आपके बहुत ही ज़्यादा आईज ओपन कर सकता है, चीज़ें बता सकता है। सो थैंक यू डॉक्टर सत्येंद्र फॉर ज्वाइनिंग इन। You're most welcome, Mr. आई एम हाईली Kailash. इम्प्रेस्ड, वी स्पोक अ लॉट। मुझे पता है कि यू कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस, आप भोपाल से हैं और भोपाल में रह के आपकी पढ़ाई हुई। तो क्या आपने भोपाल में जब आपने 12th किया या 11th किया तो प्रिपरेशन के लिए कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में, दिल्ली में, कोटा में, जो कोटा तो फेमस है हमारा, कहीं गए पढ़ाई की कि हाउ वाज योर जर्नी एंड आपने डॉक्टर बनने का डिसाइड क्यों किया? ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब मैं जानना चाहूँगा। कैलाश जी, एक्चुअली भोपाल में तो मैं 1996 में आया क्योंकि मेरे फादर जो थे वो एक गवर्नमेंट सर्विस में डॉक्टर थे, जनरल प्रैक्टिशनर। तो उनका जॉब जो था वो ट्रांसफरेबल था, तो बहुत ही छोटी छोटी जगह पे उनका ट्रांसफ़र होता रहा। अच्छा, भोपाल बड़ी जगह है जहाँ जहाँ हो रहे हैं। जी, तो रिटायरमेंट के बाद एक्चुअली ही शिफ्टेड टू भोपाल। तो उनके रिटायरमेंट से पहले फैमिली शिफ्ट हो गई थी क्योंकि मेरे सिबलिंग्स वगैरह सब कॉलेज जा रहे थे। तो जहाँ मेरा एजुकेशन हुआ, स्कूल एजुकेशन जहाँ हुआ वहाँ पर ज़्यादा कॉलेजेस वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी। तो माय फादर डिसाइडेड कि वी शुड शिफ्ट बिफोर टू कपल ऑफ ईयर्स बिफोर ही टेक्स रिटायरमेंट, ही गेट्स रिटायर्ड। तो जो स्कूलिंग हुई बहुत ही छोटी जगह पे हुई और वहाँ पर कोई कोचिंग की फैसिलिटी भी नहीं थी। मुझे एक ही एग्ज़ाम मालूम था उस समय, प्री मेडिकल टेस्ट, इसको PMT बोलते हैं। हाँ, ऑल इंडिया वगैरह का कुछ मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो आई जस्ट फोकस ऑन वन एग्ज़ाम एंड आई जस्ट गॉट सम बुक्स एंड सम नोट्स फ्रॉम इंदौर एंड भोपाल। हमने सेल्फ स्टडी किया था? या सेल्फ स्टडी किया, थोड़ा सा रिसर्च किया। मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पहले मैं रिसर्च कर लेता था 1-2 साल पहले, और वो रिसर्च के बेस पे मैं अपनी पढ़ाई को ट्यून करता था। तो इसके बेसिस पे फिर मैं सिलेक्ट हुआ। मेरे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव रहे, मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। माय फादर वाज अ डॉक्टर, सो ही यूज्ड टू टीच मी अ लॉट। एंड वहाँ से जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं एक मेडिकल कॉलेज में गया, मध्य प्रदेश के SSMC मेडिकल कॉलेज है रीवा में। फिर वहाँ से फिर मैं MD के लिए भोपाल आया और फिर DM के लिए मैं KEM हॉस्पिटल मुंबई आया। और ये डॉक्टर बनना है, ये आपकी चॉइस थी कि आपके पास फोर्स था? क्योंकि कई बार पापा डॉक्टर हैं तो ऐसा होता है कि यू डोंट हैव अ चॉइस, अभी यही करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरे फादर तो चाहते थे कि उनके सारे बच्चे डॉक्टर बने। आई हैव 3 ब्रदर, वी आर 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। तो लेकिन इंटरेस्ट सबका नहीं था बनने में। और ग्रेड 5 में ही पता नहीं क्यों मुझे इंटरेस्ट आया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो उस तरीके से फिर मैंने अपनी आगे की तैयारी की। एंड माय फादर हैड अ विजन फॉर मी व्हेन ही
when he saw that I want to become a doctor, then he tried to support me as much as possible, despite having limitations due to living in a small place. तो उनका काफ़ी contribution रहा मेरी success में. और throughout my journey in like MBBS, MD, DM, सब कुछ उन्होंने मुझे basically he has shown me a vision, because he himself was MBBS, so वो चाहते थे कि मैं हाईएस्ट डिग्री लेके निकलूं. क्योंकि उनका कहना था कि आप जिस भी समय जो भी डिग्री करते हो वो उस भले आपको बहुत हाई लगती है, आपको जॉब मिल जाएगा, आपको लगे, लेकिन डाउन द लाइन नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में आपको लगने लगता है कि नहीं, आपको और पढ़ना चाहिए था. Wonderful thought. हाँ, तो उन्होंने जो मुझे विजन दिखाया कि तुम्हें ये ब्रांच लेनी है और तुम्हें आगे DM करना है, तो वो मेरे माइंड में बहुत क्लियर था. तो एज यू नो द क्लैरिटी प्रीसीड्स सक्सेस. तो जब विजन क्लियर होता है तो आपका फोकस जो है उस तरीके से डायरेक्टेड रहता है. और चारों सिबलिंग में से कितने मेडिकल लाइन में हैं? नहीं, कोई नहीं है. मेरी सिस्टर काफ़ी इंटरेस्टेड थी एंड शी वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर आल्सो, बट समहाउ शी डिड नॉट गेट थ्रू. तो देन अदर 2 siblings, one went in business and then one he was interested in teaching. Wonderful. Yeah, so only me became The doctor. the doctor. And जब आपने KEM से DM किया तो एंडोक्राइनोलॉजी आपका डिसीजन था कि मुझे यहीं जाना है, कि it was just of destiny you ended up into hormones, because I know you are passionate about hormones. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कैलाश जी. और बेसिकली इसके साथ मेरी कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो आपने ताज़ा कर दी. एक्चुअली मैं बनना चाहता था कार्डियोलॉजिस्ट. मेरी पर्सनालिटी जो थी वो वैसी थी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की. मतलब मुझे इंटरवेंशन करना था और मैं मतलब ऐसे एग्रेसिव अप्रोच थी थोड़ी सी, और मतलब समथिंग चैलेंजिंग आई वांटेड टू डू. तो काफ़ी एग्ज़ाम्स वगैरह जब दिए तो अब इसको डेस्टिनी बोल सकते हैं कि जब KEM इसका मुंबई एंट्रेंस का रिज़ल्ट आया तो मुझे कार्डियोलॉजी छोड़ के बाकी सब मिल रहा था. अच्छा, कार्डियोलॉजी छोड़ के सब मिल रहा बस था? कार्डियोलॉजी मुझे नहीं मिल रही थी, बाकी सब मिल रहा था. तो डेस्टिनी है ये. तो डेस्टिनी थी. और उस समय एंडोक्राइनोलॉजी जो थी वो काफ़ी फेमस ब्रांच नहीं थी. लोग समझते नहीं थे ब्रांच क्या है. कई लोग तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते थे कि ये है क्या चीज़. अब ऐसे क्रूशल मोमेंट में अब मेरे पास चॉइस थी एक्सेप्ट कार्डियोलॉजी की, कोई भी ले लूँ, नेफ्रोलॉजी ले लूँ, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी. तो अब थोड़ा डिफ़िकल्ट था डिसीजन, क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजी मैंने सोची भी नहीं थी इन माय वियर्ड ड्रीम्स कि मैं एंडोक्राइनोलॉजी लूँगा. तो फिर मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट किया और उसमें मेरे फादर इन लॉ काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रहे. ही वॉज माई टीचर ऑल्सो. तो ही सेड कि नहीं, गो फॉर एंडोक्राइनोलॉजी, इट्स ए अपकमिंग ब्रांच एंड इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यू विल सी द डिफरेंस. Anyway, reluctantly I took endocrinology and it took me nearly 1 year to settle down in that branch. क्योंकि मेरे मन में वो जो कार्डियोलॉजी का जो क्रेज था और जो पैशन था और जो मतलब ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा सपना टूट गया. दिल पे दिल अटक गया. हाँ, ऐसा लगा कि सपना टूट गया और मालूम नहीं अब क्या किया जाए, आगे वापस से तैयारी की जाए या एंडोक्राइनोलॉजी में सेटल किया जाए. फिर सीनियर से बात की, फिर लोगों को देखा जो अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे. पर ओवर द टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि दिस वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. क्योंकि जब मैं यहाँ आया 20 years बैक, तो मैंने देखा कि कैसे एंडोक्राइनोलॉजी का इम्पोर्टेंस बढ़ा. एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, ओबिसिटी, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गए कम्युनिटी में. तो एकदम से एंडोक्राइनोलॉजी की वैल्यू बहुत बढ़ गई. और सबसे अच्छी बात ये थी कि एंडोक्राइनोलॉजी में आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन रहता है, क्योंकि मोस्टली आपकी प्रैक्टिस जो है वो आउटडोर बेस्ड है. हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है. तो और इमरजेंसी केसेस हाँ बहुत कम आते हैं. हाँ, तो स्टार्टिंग में मैं हॉस्पिटल में था फर्स्ट 7 years आई वाज इन रसल खेमा. फिर मैं दुबई आया तो मैंने क्लिनिक में शिफ्ट कर लिया. मैंने कहा नहीं, दिस विल बी बेटर, आई कैन गिव मोर टाइम टू माई फैमिली ऑल्सो, चिल्ड्रन ऑल्सो. तो मुझे यही लगता है कि जो डेस्टिनी ने किया, जो गॉड ने किया, इट वाज इन माय फेवर. और बेसिकली एंडोक्राइनोलॉजी ने अगर किसी को सबसे ज़्यादा हेल्प की तो वो मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली में इतने मेरे रिलेटिव्स को काफ़ी लोगों को डायबिटीज़, ओबेसिटी थी.
तो जब मैंने एंडोक्राइनोलॉजी ऑप्ट की तो मुझे समझ में आया कि कहाँ प्रॉब्लम है पूरा फैमिली ट्री में, एंड हाउ शुड आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो उस सेंस में इसने मुझे काफ़ी हेल्प की। एंड डायबिटीज़ के केसेस वर्ल्ड वाइड भी जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, आपके पास कुछ डेटा है बिकॉज यू आर इन द फील्ड कि आउट ऑफ 10 और आउट ऑफ 100 हाउ मेनी पीपल वुड बी डायबिटिक? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज आप ये मान लें कि एवरी 10th एडल्ट इज डायबिटिक, एंड एवरी 9th एडल्ट इज प्री डायबिटिक, एंड एवरी 6th एडल्ट इज ओबीस। Which is Worldwide, average बता रहा going हूँ आपको। towards the diabetes then. हाँ, obesity, many people they develop diabetes but not necessarily, but obesity has become a bigger pandemic now. क्योंकि जो obesity के complications हैं, they are far reaching, more than 200 complications they can happen in obesity, and 90% of diabetic patients, they are obese also. So obesity is one of the contributory factor. और thyroid is the second commonest endocrine disorder. आप सुनते रहते हैं कि थायराइड इसको, थायराइड उसको, थायराइड। तो काफ़ी प्रेवलेंस बढ़ गया है प्रॉब्लम का लाइफस्टाइल की वजह से और मैनी थिंग्स। तो एज आई टोल्ड यू कि एंडोक्राइनोलॉजी ने सबसे ज़्यादा हेल्प देखा जाए तो मुझे की और मेरी फैमिली को की, और उसके बाद जो है मैं सबको हेल्प कर सकता। So अभी जब आपने DM किया, so हाउ डेस्टिनी प्लेड और व्हाट वाज द डिसीजन कि मुझे दुबई आना है या यूएई आना है, यूएई काम करना है, ये डिसीजन कैसे हुआ? मुझे ये एक्चुअली थॉट आया जब मैं DM कर रहा था, क्योंकि बॉम्बे से काफ़ी लोग बाहर जाते थे। मुझे भी लगा कि मैं बेसिकली आई वांटेड टू सी द वर्ल्ड, बट आई वांटेड टू लिव क्लोज टू माय फैमिली, माय पेरेंट्स आल्सो। तो मैं बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहता था। तो मैंने ये देखा कि कई लोग थे, कई मेरे सीनियर्स थे जो यहाँ पर थे, दे वर डूइंग गुड। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो दुबई ट्राई करते हैं एक बार, और सोच के तो ये आया था कि 4-5 साल रहेंगे और फिर रीज़नेबल अर्निंग के बाद अपनी जाके हॉस्पिटल या क्लिनिक खोलेंगे, ये सोचा था पहले तो। क्योंकि क्या था कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बैकअप था नहीं, कि किसी से पैसे लेके अपना काम कर लिया जाए, वैसा कुछ नहीं था। क्योंकि फादर जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, और उनका ज़्यादातर जो था वो पैसा पढ़ाने में ही चला गया, 4 बच्चों को और घर बनाना वगैरह इन सब में। तो क्या था कि ये लगा कि चलो थोड़ा सा पैसा लेके और फिर करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे अपना, पर वैसा हुआ नहीं। यहीं पे मज़ा आने लगा तो यहीं रुक गए। लाइफस्टाइल इज गुड, बैलेंस ऑफ लाइफ इज हाँ, वही सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह अच्छा था, बच्चों का एजुकेशन अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। हाँ, तो आई आल्सो वांट टू आस्क यू डिफरेंट डायमेंशन क्वेश्चन हियर। अगर कोई डॉक्टर हमें सुन रहे हैं एंड ही आल्सो वांट्स टू कम टू यूएई, डू यू थिंक देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज स्टिल इन यूएई फॉर डॉक्टर्स फॉर कंसल्टिंग? एंड इफ येस और नो, दैट्स वन पार्ट। बट मुझे लगता है यहाँ पे एक DHA का एग्जाम भी होता है जो देना पड़ता है, पास करना पड़ता है, because that makes you know your degree validate in UAE market. So can you touch upon that area too? डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच में है। जैसे कुछ ब्रांच जो हैं, कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ स्पेशलिटीज़ में जो है सैचुरेशन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कलीग से मिला मैं, डॉक्टर, शी वाज इंडियन एंड शी वाज ट्रेन्ड इन UK। तो उसने जब अप्लाई किया तो बोले मुझे 8 months लगा जॉब मिलने में। तो टाइम लगता है थोड़ा, मुझे भी साल भर लग गया था, जब वो टाइम की बात कर रहा हूँ 2005 की। हाँ, सो आप पहले आए थे फिर आपने सर्च किया? नहीं, मेरे एक्चुअली फॉर्चुनेटली माय ब्रदर इन लॉ वाज हियर, तो ही हैज़ फैसिलिटेटेड दिस। मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ वर देयर इन शारजा, तो उनको मैंने CV भेजा था, क्योंकि उस समय कोई कॉन्टैक्ट नहीं थे मेरे। तो उन्होंने जब CV फॉरवर्ड किया तब उस हिसाब से मुझे जॉब मिला था। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या स्पेशलिटी है, और लक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार राइट कॉन्टेक्स्ट से भी काम होता है, अच्छे लोग आते हैं। और फिर ये भी है कि अच्छा एम्प्लॉयर मिलना भी ज़रूरी है। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे जो भी एम्प्लॉयर मिले अच्छे मिले, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है कि लोग ज्वाइन करते हैं, कभी सैलरी नहीं मिलता है और कभी जल्दी से जॉब चला जाता है। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेस्ड है यहाँ पर आपका जो जॉब है वो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और थोड़ा सिस्टम अलग है यहाँ पर प्रैक्टिस का, क्योंकि इंश्योरेंस बेस्ड है सारा वर्क। इंडिया में वैसा कैश बेस्ड ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं। तो
तो अगर आप प्लान करना चाहते हैं सपोज कोई डॉक्टर वहाँ से आने का, तो एग्ज़ाम तो आजकल हो जाता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि ऑनलाइन। लेकिन जैसे सुपर स्पेशलिटी में इंटरव्यू होता है, जैसे हमारा जैसे इंटरव्यू हुआ था तो पैनल होता है, तो टाइमली अगर अप्लाई करते हैं, सारी प्रोसेस जो होती समझ लें, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन और जो भी है, रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है, सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर स्पेशलिस्ट का लाइसेंस नहीं मिलता है। तो वो सारा होमवर्क करके अगर मान के चलें कि 6 महीना 1 साल लगेगा, और मेरी एडवाइस है कि आप अगर स्टेबल जॉब में तो बिल्कुल अपना जॉब ना छोड़ें पहले, जब तक यहाँ से कंफर्मेशन ना आ जाए, क्योंकि टाइम लगता है प्रोसेस में। इवन आपके सिलेक्शन के बाद भी वीज़ा आना, ये सब अपने एम्प्लॉयर को वहाँ बोल के रखना ज़रूरी है कि कितना कब आप जाना चाहें। एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर यू शुड इन्फॉर्म, जब आपकी प्रोसेस चालू होती है। टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अगर कोई अपने हाइट ऑफ कैरियर पे है, वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर उसको ये देखना ज़रूरी है कि इज़ इट वर्थ कमिंग और नॉट। करेक्ट। यूजुअली मैं एडवाइस उनको करता हूँ जो अभी रिसेंटली जिन्होंने फिनिश किया है और जो एलिजिबल हैं आने के लिए, करियर के स्टार्टिंग पॉइंट 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वहाँ नहीं सेटल हो पा रहे हैं, और प्रैक्टिस भी मॉडल अलग अलग है हर सिटी में, हर स्टेट में। तो अगर वहाँ का मॉडल उनको नहीं जम रहा है तो उस हिसाब से, क्योंकि क्या होता है टाइम के हिसाब से जब आप देखेंगे तो 5, 10, 15 साल में अर्निंग्स में बहुत डिफरेंस नहीं रहता है, थोड़ा टैक्स का बेनिफिट यहाँ रहता है, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ, हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, ये 2 सबसे मेजर एक्सपेंस होते हैं यहाँ पर। तो अगर अच्छी सैलरी है और आप रीजनेबल सेविंग कर सकते हैं तो फिर आने का सोचिए। ऐसा नहीं है कि आप आए यहाँ पर और आपका जो अर्निंग है वो ऐसा है कि पूरा आपका स्पेंड हो जा रहा है, तो फिर सेविंग नहीं, तो फिर सेविंग आपकी नहीं रहेगी, तो फिर आप कैसे अपना फ्यूचर बिल्ड करोगे। दूसरा, जैसे इंडिया में कई डॉक्टर्स एज ए कंसल्टेंट जॉब करते हैं, कई जॉब नहीं है बट इट्स लाइक अ पार्टनरशिप स्टाइल वेयर यू गो एज अ कंसल्टेंट एंड देन यू टेक योर ओन पेशेंट। सो एक जॉब है, एक कंसल्टिंग है। सो इज कंसल्टिंग इज ऑल्सो अवेलेबल हियर? हाँ, कंसल्टिंग अवेलेबल है। कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपको शेयरिंग बेसिस पे लेते हैं, पार्टनरशिप बेसिस पे। उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, पर उसमें ये रहता है कि चूंकि आपकी अर्निंग्स फ्लक्चुएट करती हैं तो आपके पास थोड़ा सा बैकअप होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जमने में 6 महीने से साल लग जाता है। तो कम से कम, तो अगर आपके पास 1 साल का बैकअप है, इस केस में मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप अगर मैरिड हैं तो फैमिली को ना लेके आएँ, पहले आप खुद सेटल हो जाएं। एंड शायद कंसल्टिंग अगर आप मल्टीपल क्लिनिक्स में कर रहे हैं तो शायद आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस लेने भी 4-6 महीने लग जाते हैं, 3 से 6 महीने लग जाते हैं यूजुअली। ट्रांजिशन इज, अगर कंसल्टेंट करके आ रहे हैं तो शायद 1 साल से 1.5 साल का ट्रांजिशन टाइम। हाँ, और अगर बच्चे छोटे हैं या थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा सेटल होने के लिए टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें 6 महीना साल फैमिली को लाने से पहले। अगर वाइफ भी डॉक्टर है या वाइफ भी वर्किंग है और उसको भी जॉब, कई बार ऐसा होता है कि आप हस्बैंड ट्राई कर रहे हो, वाइफ को पहले जॉब मिल जाता है, वो भी होता है, तो उस केस में ठीक है, दोनों ट्राई करें। कई बार ऐसा होता है जैसे कि हस्बैंड को जॉब लग गया लेकिन वाइफ अभी स्टडी कर रही है, तो फिर उसको एक्सपीरियंस चाहिए। तो डिफरेंट थिंग्स आर देयर। तो कई बार लोग जल्दी में आते हैं, फिर 2 साल में वापस चले जाते हैं क्योंकि वाइफ को जॉब नहीं मिल रहा होता है। तो क्या है कि सारी लॉजिस्टिक्स जो है वो अच्छे से चेक करके दोनों का करके, क्योंकि दोनों का करियर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि एक आदमी करियर में आगे जा रहा है और दूससा पीछे रह जाए, वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है, करेक्ट। बैलेंस ऑफ, हाँ, बैलेंस जरूरी है। रिलेशनशिप में भी बैलेंस होना जरूरी है। हाँ, ग्रोथ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर योर पार्टनर इज नॉट ए ट्रू ग्रोथ बेसिकली। इवेंचुअली इट विल बैकफायर। But opportunity wise, do you think the growth wise it is a better growth in UAE compared to India? ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा ना, हाँ, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या स्पेशलिटी है, स्कोप क्या है स्पेशलिटी का। अभी कभी कभी क्या होता है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर होता है लेकिन उसकी स्पेशलिटी की डिमांड इतनी नहीं होती, तो उसको स्ट्रगल हो जाता है जॉब में, क्योंकि पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली, पॉपुलेशन क्या है कि वो थोड़ी सी फ्लोटिंग है। और दूसरा पॉपुलेशन इज लाइक अराउंड 1 करोड़, 10 मिलियन के आसपास का पॉपुलेशन है एंटायर यूएई का। हाँ, करेक्ट है। तो इंडिया के एक बड़े शहर जितना हो गया। हाँ, मतलब ये समझ लें कि बॉम्बे के बराबर या उससे बॉम्बे के बराबर। हाँ, लेकिन तो यहाँ पे क्या, इंश्योरेंस बेस्ड होने के कारण द ट्रीटमेंट्स एंड एवरीथिंग इज अ डिफरेंट लेवल, बिकॉज एवरीथिंग इज फंडेड बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज नेसेसरी, 100% सबके पास इंश्योरेंस होता है। सो फंडिंग बिकम्स बाय इंश्योरेंस ड्रिवन। सो इट अगेन इज अ डिफरेंट बॉल गेम which people have to understand. As a doctor also have to understand this. हाँ, उसकी इंट्रिकेसी समझना ज़रूरी है, और आपको ये भी समझना चाहिए कि एथिकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत एम्फेसिस देता है कि आप एथिकल रहें और माल प्रैक्टिस कुछ ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है वो बैकफायर करता है।
यहाँ पर क्या है कि ऑडिट्स हैं, जैसे इंश्योरेंस की ऑडिट है, DHA की ऑडिट है, ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट है, यू टू पास थ्रू 3 ऑडिट। तो जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी मतलब सुपरवाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी लिख रहे हैं, वो ठीक नहीं है। वो दैट्स नॉट करेक्ट। सो एथिकल प्रैक्टिस बैलेंस करके चलना पड़ता है। एंड देयर इज अ थर्ड वे ऑफ फॉर डॉक्टर्स वर्क। पहला तो हो गया जॉब, दूसरा है कंसल्टिंग पार्टनरशिप बेसिस पे। थर्ड है स्टार्टिंग अ क्लिनिक ऑल्सो। इफ लेट्स से समवन वांट टू स्टार्ट अ क्लिनिक, I know it's more expensive affair because now your real estate gets involved, the licenses gets involved, so थोड़ा सा ज़्यादा expensive affair है. But if let's say someone has capacity to invest in the market, do you think starting a clinic would be a good idea? देखिए, स्टार्टिंग ए क्लिनिक इज़ अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन उसमें 2 मॉडल्स होते हैं। एक की सपोज़ आपकी स्पेशलिटी जो है कंप्लीटली इंश्योरेंस बेस्ड है, उसमें आपको पेमेंट लेट आता है, 6 to 12 मंथ्स आता है, रिजेक्शंस होते हैं। तो आपके पास 1 साल का सरप्लस मनी होना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकें, सैलरी दे सकें, अपनी क्लिनिक का खर्चा उठा सकें, लाइसेंसिंग फ़ीस वगैरह दे सकें। तो वो बड़ा मेजर एक्सपेंस होता है। फिर आपकी क्लिनिक चलनी चाहिए, तो वो किसी स्पेशलिटी को बिठा रहा है। दूसरा मॉडल होता है जिसमें कि जैसे डेंटिस्ट हो गए, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, ये सब इंश्योरेंस में ज़्यादातर कवर नहीं होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। इससे कैश प्रैक्टिस होती है, तो कंसल्टेशन आता है, आपके खर्चे चलते हैं। बस ये कि आपकी प्रैक्टिस जमनी चाहिए। एंड एरिया पे भी डिपेंड करता है, विच एरिया यू स्टार्टिंग अ क्लिनिक। करेक्ट। जैसे कॉस्मेटोलॉजी है तो इट हैज़ टू बी मोर वेस्टर्न और मे बी जुमेरा, टारगेट पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे टिपिकल बिजनेस बिजनेस मॉडल बना के करना चाहिए। जी। बट इट कुड बी अ गुड आइडिया, बट यू नीड लिटिल बैकिंग अप ऑफ कैपिटल। हाँ, कुछ लोग जैसे होते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो आपके उसमें वेंचर में पैसे लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मे बी आपके पास पेरेंटल मनी है, उसका आप यूज़ करना चाहते हैं, या आपके फैमिली में डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू हैव अ सपोर्ट, अच्छा फाइनेंशियल बैकिंग और सपोर्ट है, और आपको लगता है कि आपकी स्पेशलिटी, क्योंकि क्या है कि मेजर चैलेंज जो है वो इंश्योरेंस को हैंडल करना है और पेमेंट कलेक्ट करना है, और ये भी मेंटेन करना है कि एथिकल प्रैक्टिस है ताकि रिजेक्शंस ना आए। रिजेक्शंस भी काफ़ी होते हैं अगर गलत तरीके से टेस्ट किया गया है, गलत तरीके से डायग्नोसिस, मतलब कुछ भी आप अगर गलत करेंगे तो बहुत इजीली यहाँ पे पता चल जाता है। हाँ, वो अच्छा भी है, अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। तो माल प्रैक्टिस नहीं होंगी और जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनके लिए काम करना आसान हो जाता है। जी। ओके, एंड आई डोंट नो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मुझे लगता है हमारे आंसर को भी फ्लैट आंसर नहीं लेना चाहिए इसमें, बट वुड यू लाइक टू पिक अप 5, 6, 7 स्पेशलिटीज विच यू फील कि it's a good like cosmetology, because I'm not a doctor but I've seen a lot of cosmetic surgeons doing good job because यहाँ पे बहुत ज़्यादा cosmetology पे काम होता है, so that is one I've seen as a good work, but do you would like to share some more specialties where the जैसे कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जिनकी डिमांड अभी भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे रूमेटोलॉजी है, और फिर साथ में अभी भी डर्मेटोलॉजी की डिमांड अच्छी है, और एंडोक्रोनोलॉजी अभी भी है, अभी भी डिमांड है उसकी। कार्डियोलॉजी की डिमांड हमेशा रहती है, थोड़ा फ्लक्चुएट करती रहती है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की भी है। सुपर स्पेशलिटीज़ की डिमांड अच्छी है। स्पेशलिटीज़ में जैसे कि ये आप डर्मेटोलॉजी है और ऑप्थेल्मोलॉजी है, आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं, पीडियाट्रिक्स है, गायनी है, गायनेकोलॉजी जो है, उनकी डिमांड बनी रहती है क्योंकि वो एक उनकी मतलब रिक्वायरमेंट है मार्केट में, डिलीवरीज और रेगुलर वे ऑफ लाइफ। हाँ, करेक्ट। तो उनकी डिमांड है। बस ये है कि एम्प्लॉयर अच्छा होना चाहिए, टाइम पे सब फेयर होना चाहिए, डील जो है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फेयरनेस ज़रूरी है। कई बार लोग फंस जाते हैं, फिर क्या होता है यहाँ पे जॉब चेंज करना इज़ नॉट ए ईजी, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। वीजा इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर, कंट्री वीजा नहीं है, एम्प्लॉयर ड्रिवन। फिर ये चीज़ अच्छी, डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। हाँ, डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा इजीली मिलता है, पर उसके भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। फिर भी जॉब चेंज करना थोड़ा सा है यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है, इट्स नॉट ईजी। और क्या है कि एम्प्लॉयर भी जैसे हैं, कुछ 5-6 एम्प्लॉयर्स हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छे हैं। आप किसी छोटी क्लिनिक में फंस गए, कहीं पे कुछ पता लगा, आप अटक गए वहाँ पे। सो वर्क विद गुड ब्रांड्स, बिग ब्रांड्स। हाँ, ब्रांड, अच्छे ब्रांड के साथ काम करें, फेयर डील हो, फेयर कॉन्ट्रैक्ट हो, तो फिर आप सेटिस्फाइड रहते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि क्या है कि आप आ जाएं जल्दी में और पता लगा आपको। तो अब थोड़ा सा हम डाइवर्जन चेंज करते हैं, थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। सो अभी बात करते हैं आपकी स्पेशलिटी पे, and I especially want to talk about little bit of towards the diabetes, because I know you do great job on helping people recover, diabetes ठीक हो जाए लोगों की। पूरी ठीक नहीं होती, मतलब every diabetes cannot be recovered, but फिर भी आप कोशिश बहुत करते हैं, आपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। So I want to talk about कि लोगों को डायबिटीज़ होती क्यों है, और कितना सीवियर डिजीज़ है, और
क्या ये पॉसिबल है कि ना हो? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैलाश जी। क्या है, डायबिटीज़ होती क्यों है, उसके मल्टीपल रीज़न है। एक तो बता दूं कि आपको मेनली 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 तो जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती है, तो उसमें इंसुलिन लाइफ लॉन्ग चाहिए होता है। तो उसमें मेन पर्पस होता है कि स्टार्टिंग से एक डिसिप्लिन रखा जाए और कंट्रोल रखा जाए डायबिटीज़ का, ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हो। तो ये 5 to 6% लोगों को होती है। मोर देन 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो कि एक जिसमें कंट्रीब्यूशन होता है जेनेटिक्स का और लाइफस्टाइल का। तो जेनेटिक्स जो है 40 to 50% कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री हो गई डायबिटीज़ की। लेकिन एनवायरनमेंट जो होता है वो 50 to 60% कंट्रीब्यूट करता है। एनवायरमेंट, हाँ, अब डायबिटीज एनवायरनमेंट की? कैसे बनता है, हाँ मैं हाँ। बताता हूँ कैसे बनता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर आती है आपकी अपब्रिंगिंग, कि आपके फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा रहा। अगर आप ये देख रहे हैं कि एक पैटर्न है आपकी फैमिली में कि डायबिटीज़ ग्रैंड पेरेंट्स को आई, पेरेंट्स को आई, अब आप नेक्स्ट हैं, तो आपको ये देखना है कि वो पैटर्न डेवलप कैसे हुआ है और उस पैटर्न को ब्रेक कैसे किया जाए। इसको कहते हैं ब्रेकिंग द रॉन्ग पैटर्न। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते हैं, उस पैटर्न को ही कंटिन्यू। पहले तो पहचानना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है। उसके लिए क्या है कि अवेयरनेस आनी जरूरी है। कई लोग ये मान लेते हैं कि मेरे सबको डायबिटीज हुई है, सारी मुझे फैमिली को, होनी मुझे है। होनी है। जिसने ये मान लिया उसको तो होनी है। जिसने ये सोच लिया कि यार सबको हो रही है, इसको रोका कैसे जाए आगे, वो ही इज ए विनर। तो रोकने के लिए क्या होता है, एक तो होता है घर का एनवायरनमेंट, फिर आपका पीयर ग्रुप, फिर आपका मीडिया एक्सपोजर, फिर आपका जो आता है स्कूल का एटमॉस्फेयर, आपके फ्रेंड्स हो, ये सब। और उसके बाद आता है जब आप जॉब में आ गए तो आपका वर्क एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ये सारे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो हमारे बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करता है। वो बिलीफ सिस्टम जो है वो हैबिट्स में कन्वर्ट होकर पैटर्न्स बनाता है। ये पैटर्न जो है, ये चाहे हेल्थ में हो, चाहे वेल्थ में हो, चाहे रिलेशनशिप में, हर किसी में ये पैटर्न बनता है और ये आपका एनवायरनमेंट ही बनाता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसी का है। तो अगर आपने ये एनालाइज कर लिया, लेकिन उस बिलीफ सिस्टम को, उस पैटर्न को चेंज करना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता है उसको, जिंदगी निकल जाती, लोगों की नहीं पता लगाते पैटर्न, चाहे वो वेल्थ का हो, चाहे रिलेशनशिप का, पहचान ही नहीं पाते, बदलना तो बहुत दूर की उसके बात लिए अवेयरनेस होनी जरूरी है, वो थिंकिंग होनी जरूरी है। एक बार अगर आपने वो समझ लिया कि ये पैटर्न गलत है, इसको मैं कैसे रिवर्स करूं। एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कोई एक रॉन्ग पैटर्न जो कॉमनली पाया जाता है, वो कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि बहुत कॉमन है तो फिर समझना आसान हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो राइस ईटिंग स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं, प्रीडोमिनेंटली जहां राइस इज स्टेबल फूड, जहां लोग 2 से 3 बार राइस खाते हैं, वहां डायबिटीज ज़्यादा होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा, साइंटिफिकली प्रूवन है ये। इंडिया में भी देख लें आप, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है, जहाँ सबसे ज़्यादा राइस का कंजम्पशन है वो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़। अब इसमें क्या होगा कि अब आप 6 महीने की एज से राइस खा रहे हैं, आप कहीं भी चले जाएं दुनिया में, आप राइस ही आपका स्टेपल फूड है हमेशा। ऑल द मील्स आर राइस। ईस्टर्न कम्युनिटीज़ भी राइस डिपेंडेंट हैं कम्प्लीटली। मेरे पास बहुत पेशेंट्स हैं। तो क्या होता है, जब आपने देखा कि एक पैटर्न है, अब आप उसको, उस पैटर्न को फॉलो किया। दूसरा पर्सन क्या है कि भाई उसने सोचा कि यार ये गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कि मेरे सब फैमिली मेम्बर्स को हो रही है। फिर उसने ही फिगर्ड आउट कि यार हो सकता है राइस इज़ ए रीज़न, इसे कार्ब लोडेड, और इससे इंसुलिन फास्ट बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ, मैं 3 बार से 1 बार पे चला जाऊँ राइस को, या मैं क्वांटिटी कम कर लूँ, किसी टाइम ब्रेड ले लूँ, किसी टाइम चपाती ले लूँ, और राइस जो 1 बार कर लूँ, या तीनों टाइम जो भी मैं खा रहा हूँ उसकी क्वांटिटी बहुत कम कर लूँ, या रेड राइस पे शिफ्ट हो जाऊँ, या ब्राउन राइस पे शिफ्ट हो जाऊँ, तो कुछ ऐसा करूँ मैं कि जिससे ये पैटर्न ब्रेक हो। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं पूछता हूँ अच्छा आप राइस कितनी बार खाते हैं, लोग बोलेंगे 1 बार, तो मैं उनसे पूछूंगा अच्छा ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, इडली डोसा। अच्छा लंच में क्या खाते हो, इडली डोसा, तो वो भी तो राइस हुआ ना ज़्यादातर। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि अगर आपको पैटर्न ब्रेक करना है तो आपको थिंक करना ज़रूरी है। अगर आपने थिंक किया और आपने उस पैटर्न को ब्रेक किया तो 80-90% डायबिटीज़ केसेस आर प्रिवेंटेड। या तो आप किसी, जैसे आप एक्सपर्ट हैं, किसी एक्सपर्ट के साथ मिलेंगे, बिकॉज यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ एनालिसिस, सो हो सकता है आप क्वेश्चन पूछ के एनालाइज करके आप भी उनको पैटर्न आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास जैसे प्री डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, ओबेसिटी के पेशेंट्स आते हैं, जो अर्ली डायबिटिक्स होते हैं, हम उनको यही समझाते हैं कि डाइट जो है ना, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू 80% ऑफ द केसेस, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम एक्सरसाइज। तो अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करनी है तो आप 80% जोर एक्सरसाइज पे मत लगाइए, डाइट पे लगाइए। लोग उल्टा सोचते हैं तो मैं कुछ भी खाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा और हो जाएगा, नहीं होता।
अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर आएंगे, बिल्कुल बढ़िया फिजिक होगा, लेकिन diabetes डायबिटीज अनकंट्रोल रहेगी। क्यों? क्योंकि डाइट पे मास्टरी नहीं की। So diet is a major contributor. That's why we say na, कि two things which affect our body the most is our thinking and our diet. You are what you think and what you eat. Wow. Very very simple. Very powerful. You are what you think and what you eat. अगर आपने इन दोनों चीज़ों पे मास्टरी कर ली तो समझ लीजिए कि आपने ज़्यादातर मास्टरी कर ली लाइफ पे। और दोनों जगह पैटर्न्स जो बने हुए हैं उनको समझना है। हाँ। और उनको ब्रेक करने की कोशिश करना है। हाँ, वो पैटर्न्स ही हैं जो डायबिटीज़ को रोक सकते हैं, अच्छे से मैनेज करवा सकते हैं और रिवर्स भी करा सकते हैं। रिवर्सल ऑफ पैटर्न, रॉन्ग पैटर्न्स इज। तो अभी थोड़ा डाइट तो समझ में आया, लेट्स टॉक अबाउट थिंकिंग। सो डायबिटीज़ के लिए कौन से थिंकिंग पैटर्न हैं जो, जैसे आपने बताया कि मेरे पापा को हुई है, मम्मी को हुई है, दादा को हुई है, नानी को हुई है, तो मुझे होगी। दिस कुड बी वन थिंकिंग पैटर्न। यस, इट्स ए थिंकिंग पैटर्न। तो इसको भी समझना ज़रूरी है कि क्या मैं इस थिंकिंग को कंटिन्यू करूँ या मैं कुछ सोच के इस पैटर्न को चेंज करूँ। नहीं, मुझे नहीं होगी। और अगर मुझे नहीं होगी तो मैं ये रास्ता ढूंढी कि कैसे मैं रोकूँ इसको। हाँ, या एक थिंकिंग पैटर्न, मैं मतलब हैवी जिम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे नहीं होगी। दैट कुड बी अ थिंकिंग पैटर्न। यस, वो एक थिंकिंग पैटर्न है जो कि रॉन्ग है। डाइट एक्सरसाइज जो है, अगर आपने दोनों पे मास्टरी की तो ही आप बच सकते हैं। ऐसे और कुछ थिंकिंग पैटर्न, या स्ट्रेस से भी इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, स्ट्रेस से होता है आजकल, जैसे कि लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा तो स्ट्रेस बढ़ता है जब हम वर्ड स्ट्रेस यूज़ करते हैं। तो मैं अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि तुम स्ट्रेस वर्ड यूज़ मत करो। ठीक है, तो क्या यूज़ करें उसकी जगह? आई कैन मैनेज इट। और ये फिगर आउट करें कि स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ा रीज़न क्या है आजकल स्ट्रेस का। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। ये है सबसे बड़ा रीज़न। अच्छा, मोबाइल। ये इसने आपकी थिंकिंग को ब्लंट कर दिया। ये आपको सोचने समझने की शक्ति को ब्लंट कर देता है। कैसे? क्या होता है कि आप ये सोचिए कि आप 8 घंटे काम करते हैं ऑफिस में जाके, आपको 8 घंटे का सैलरी दी जाती है। अब आप ये देखिए कि रिसर्च ये बोलती है कि 60% जो टाइम होता है लोग वेस्ट करते हैं। पर्सनल काम कर रहे होते हैं, ईमेल चेक कर रहे होते हैं, बार बार मोबाइल देख रहे होते हैं, नोटिफिकेशन देख रहे होते हैं। सिर्फ 40% टाइम वो काम करते हैं। तो जो आदमी 8 आवर्स में से 3 आवर काम करेगा, उसको 8 घंटे का काम करना है, तो स्ट्रेस बिल्ड होगा कि नहीं, आप बताइए। हाँ, क्योंकि वो जो काम करना है वो कर ही नहीं पाएगा। डिस्ट्रैक्शन जो है ना, वो जो है वो स्ट्रेस को फ्यूल करता है। दूसरा स्ट्रेस है ट्रैवलिंग का, कम्यूटिंग का। सपोज आप दूर रहते हैं, आप 2-2 घंटे आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो एक जेन्युइन स्ट्रेस है। नहीं, वो उसको हैंडल किया जा सकता है। उसको हैंडल किया जा सकता है कि, लेकिन वो ये कि आप पास में रहेंगे, फिर आप यू कैन नॉट सेव मनी, फिर आपकी वो फैमिली को वो या प्रॉब्लम, बच्चों के स्कूल दूर हो जाएंगे, फिर हाँ, समथिंग कैन हैपन। तो प्रॉब्लम है कि जो आदमी इस सारी प्रोसेस में सेक्रीफाइस कर रहा है, उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली वही एक मेन मेंबर है, वही ब्रेड अर्नर है मेन। तो ये जो लॉजिकल थिंकिंग है, ये हर कोई प्रोसेस नहीं कर पाता है और इसको अप्लाई नहीं कर पाता है। अब स्ट्रेस को, अब कोई ऑप्शन नहीं तो कैसे उसको काउंटरएक्ट करें, ये भी आना चाहिए। चलो पता है ट्रैवल करना है, तो कुछ मेडिटेशन सुन लो, कुछ ऐसा सुन लो, ठीक है, आके रिलैक्स करो। ज़्यादातर लोग, आपको मैं बताता हूँ कि हम पावर नैप को पावर नैप क्यों बोलते हैं, और इट इज़ रिकमेंडेड कि हमको पावर नैप लेनी चाहिए। आप देखिए कि आप सुबह सपोज 5 बजे उठे, अब आप गए, आपने ट्रैवल किया, आप आए 6-7 बजे तक आए, आप पूरी बॉडी थकी हुई है, माइंड और बॉडी दोनों जो है वो थकी हुई है। आप सिर्फ आधा घंटा जाके लेट जाइए बिना कुछ किए, आप देखिए आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, पूरा बॉडी जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, एक बार वो अनवाइंड होके वापस से एनर्जी लेवल आ जाएगा उसमें। लेकिन लोग नहीं करते। लोग क्या करेंगे, घर आएंगे, वापस काम में लग जाएंगे, इवनिंग तक ड्रैग करेंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, पार्टनर पे चिल्लाएंगे, बच्चों पे चिल्लाएंगे, तो 3-4 घंटे जागे तो रहेंगे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, बल्कि इरिटेशन बढ़ रहा है। इरिटेशन बढ़ेगा, पास करेंगे टाइम कि अब सो जाऊं मैं। या कोई उसको फिर हटाने के लिए दिमाग को डम करेंगे, हाँ, उसके लिए कोई वेब सीरीज लगा देंगे, हाँ, फिर और वो बढ़ा देंगे, और फिर और लेट करेंगे। सोना भी, वो ना, कम सोना भी एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। कम सोना स्ट्रेस क्रिएट, 7 to 8 आवर्स सोना चाहिए। कम सोने से डायबिटीज बढ़ जाती है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, हार्ट अटैक बढ़ जाता है। So nap is important. जो बोलते हैं ना आराम हराम है, गलत है ये, गलत नहीं, है। स्लीप इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट हेल्थ। स्लीप इज द फाउंडेशन। कुछ रूल्स ऑफ गुड स्लीप बताइए। रूल्स ऑफ गुड स्लीप है कि डिवाइस जैसे आप टाइम, हाँ, 1 घंटा पहले बंद करें, पार्टनर के साथ बात करें, ज़्यादा टीवी ना देखें, वो भी डिवाइस में आता है। राइट टाइम पे सोने का हैबिट, हाँ, एक स्लीप अपना रूटीन बनाएं, डिसिप्लिन बनाएं, स्लीप और स्लीप हाइजीन अच्छा रखें, और हैवी खाना ना खाएं। हाँ, लाइट डिनर लाइट होना चाहिए, टी कॉफ़ी ना लें ज़्यादा। कॉफ़ी पर्टिकुलरली आफ्टर 3 PM शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि उससे स्लीप चली जाती है। अच्छा, सॉफ्ट म्यूज़िक लगा सकते हैं, बात करें अपनी फैमिली से,
और कोई बुक पढ़ें अच्छी, कोई ऐसी फिक्शन और ऐसी एक्साइटमेंट वाली नहीं जिससे कि माइंड और एक्साइट हो जाए। और सबसे मैंने एक बनाया, एक मैं आपको डिस्कस करता हूँ, मैंने एक सिंपल सा रूल बनाया, रूल ऑफ 5। इसे मैजिकल रूल ऑफ 5। हाँ, जिनको जो है नई नींद आती ना, मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं पहले प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद ही मैं ज्ञान देता हूँ किसी को। हाँ, जब तक मैं कन्विंस नहीं होता हूँ किसी चीज़ से, चाहे वो मेडिटेशन हो, ब्रीदिंग हो, तब तक मैं दूसरों को ज्ञान नहीं देता। तो रूल ऑफ 5 जो है ना, बड़ी पावरफुल चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है, वो पेशेंट्स को भी सिखाता हूँ मैं अपने, कि सोने से पहले आप व्हेन यू आर लाइंग डाउन ऑन द बेड यू डू दिस रूल ऑफ 5, और मॉर्निंग में आप 5 मिनट अगर निकाल सकें उठते ही साथ, ब्रीदिंग करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, यही मेडिटेशन हो जाएगा बेसिकली। तो रूल ऑफ 5 क्या होता है कि 5 मिनट्स आपको करना मॉर्निंग में और 5 मिनट्स इवनिंग में कर रहे तो यू हैव टू डू 3 थिंग्स। फर्स्ट इज टू रिमेंबर 5 बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। वाओ। आपको अगर नहीं याद आते तो आप सोच सोच के लिखिए उसको, वरना आप भूल जाएंगे। आप लोगों को वर्स्ट मोमेंट्स फटाफट गिना देते हैं, बेस्ट मोमेंट्स को सोचने में टाइम लगता है लोगों को, करेक्ट है कि नहीं? दूसरा, आप ये देखिए कि 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरी डे। अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छा जॉब है, अच्छी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, हेल्थ है। और सिंपल भी हो सकता है कि मेरे को पार्किंग आराम से मिल गया। हाँ, सिंपल, जो भी आपको इजी वाले। हाँ। फिर लास्ट 5 जो है, 5 थिंग्स विच यू वांट टू हैपन इन नेक्स्ट 5 years, कि आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं, आपका फैमिली रिलेशन अच्छा हो जाए, आपके बच्चे अच्छे पढ़े, वो आप विजुलाइज करिए उसको करते हुए। इट्स ए वेरी पावरफुल टेक्निक। तो 3 चीजें करनी है। हाँ, 5 थिंग्स विच आई एम ग्रेटफुल फॉर, 5 थिंग्स विच हैपन गुड टू मी, और ये अलग अलग है दोनों। नहीं, 5 बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर 5 बेस्ट मोमेंट फॉर टुडे। नहीं, ऑफ लाइफ। अच्छा, ऑल लाइफ। हाँ, पुराने याद कर लीजिए तो मैं डेली सेम याद कर सकता ना, सेम करिए ना। चाइल्डहुड का कोई आपका रिमार्केबल माइलस्टोन है। सो 5 बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, देन 5 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, एंड 5 थिंग्स व्हिच आई वांट इन द फ्यूचर टू हैपन, इन नेक्स्ट 5 years टू हैपन। तो ये 5 सोने के पहले अपने को 5 आप करिए। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं करता हूँ तो मैं यूजुअली तीनों पे पहुंच नहीं पाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि नींद में भी वही चलता रहता होगा पॉजिटिव। नहीं चल, वो नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ, गहरी नींद, बहुत गहरी नींद आती है आपको, और आप मॉर्निंग बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। वेरी पावरफुल फॉर्म। एंड देन डू द सेम थिंग इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में करने से फायदा है कि पूरा दिन आपका अच्छा निकलेगा, क्योंकि तीनों चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट। वंडरफुल। और इट टेक्स अवे द स्ट्रेस इमीडिएटली। इट्स स्ट्रेस बस्टर। वंडरफुल। शुरू में आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपको फोकस करने में टाइम लगता है, और उसके साथ आपने मॉर्निंग में ब्रीदिंग कंबाइन करनी है, तो ब्रीदिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हो गई। हाँ, सब कुछ हो गया। तो बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, जो सिंसियरली करता है। ऐसे डिफिकल्ट डायबिटीज तो छोड़ो, दुनिया की कोई बीमारी नहीं होगी। आप उसमें देखेंगे ना, व्हेन यू आर सेइंग दैट 5 थिंग्स व्हिच यू वांट टू हैपन इन नेक्स्ट 5 years, उसमें हेल्थ को सबसे पहले रख लीजिए ना। हाँ, कि क्या है अबाउंडिंग हेल्थ, एंड मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मेरी पैरामीटर्स सब बेटर हो रहे हैं, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई हेल्थ, एंड यू आर सीइंग कि यू आर डूइंग सो। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगेगा आपको। वंडरफुल, जबरदस्त है रूल ऑफ 5। सो मैं सबसे एडवाइस करूंगा कि अभी रूल ऑफ 5 अप्लाई। भाई, जब पेशेंट आता है मेरे पास तो मैं उसको 2-3 चीज़ें बोलता हूँ। देखो, मैं उसको ये बोलता हूँ कि मेडिसिन लिखना 2 मिनट का काम है। 20 साल से लिख रहा हूँ तो मैं 2 मिनट में लिख के दूँ, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक बियॉन्ड मेडिसिन। तुम ये सोचो कि ओवरऑल लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन लेना ठीक है, लेकिन देर आर वेज व्हेन यू कैन इंप्रूव योर हेल्थ विद द लीस्ट पॉसिबल मेडिकेशन। मुझे दुख होता है बहुत सारी दवाएं लिखने में पेशेंट को, मैं कम से कम दवाएं लिखना चाहता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मैंने उनको यही बोलता हूँ, द डे व्हेन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ, एवरीथिंग विल चेंज। डोंट लीव योर हेल्थ एट द मर्सी ऑफ अदर्स। फिर मैं उनको बोलता हूँ, जब तक मैं आपको समझूंगा नहीं, मैं आपको ट्रीट नहीं कर सकता। आई हैव टू अंडरस्टैंड यू, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, व्हाट इज योर लाइफ स्टाइल, व्हाट इज द सपोर्ट सिस्टम। तो वो समझने के बाद ही मैं आपको क्या होता है, हम जो सिम्टम को ट्रीट कर रहे होते हैं वो बहुत ईजी होता है। आई वॉन्ट टू गो टू द कोर ऑफ द प्रॉब्लम, कि एक्चुअल प्रॉब्लम आई कहाँ से और इसमें अभी ये बैरियर्स क्या हैं। लोग जो दूसरे डॉक्टर से आते हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ, देखो डॉक्टर बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक तुम खुद को ना बदलो। बराबर, डॉक्टर क्या करेगा? मैंने कहा तुम बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाओ, लेकिन तुम्हारी हैबिट सेम है, तुम्हारा कोई सब कुछ सेम लाइफस्टाइल है, तुम कुछ नहीं बदलोगे तो वो क्या कर लेगा? ही विल आल्सो फेल विथ यू। जैसे मैंने सुना, जैसे कई लोग लिपोसक्शन करवाते हैं ओबेसिटी के लिए, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो वापस फैट चढ़ने वाला है वो। गांधी जी ने क्या कहा है कि चेंज जो है वो पहले अंदर से आना चाहिए। दूसरा आपके चेंज का डोर नहीं खोल सकता, उसके पास चाबी नहीं है। हम क्या बोलते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको मेंटोर कर सकते हैं, हम आपको
बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन चेंज का जो डोर है उसकी चाबी तो आपके पास ही है, वो आपको ही खोलना है, हम नहीं खोल सकते। हम आपको बता सकते हैं कि क्या क्या आपको करना है। हाँ। सो डॉक्टर साहब, आई ऑल्सो वांट, मतलब मुझे पता है कि आपकी जो बुक है उसमें 4 विजडम्स है, मैं पूरा बुक पे नहीं जाना चाहता, वील हैव अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन द बुक, बट एज आई शेयर्ड विथ यू पर्सनल नोट पे, और मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं भी कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना चाहता था, मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहता था। मैंने 2 साल ड्रॉप किया था कोटा जा करके, और मैंने पढ़ाई की, लेकिन नहीं हो पाया सिलेक्शन मेरा। आई एम हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज मुझे लगता है डेस्टिनी ऑलवेज प्लेज अ ग्रेटर रोल इन लाइफ। शायद मैं वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। बिल्कुल सही। उस समय शायद थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ उस बात को लेकर नहीं हुआ। लेकिन है ना, उस जर्नी में ना मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि आज कैसा हम एक साथ रहते थे। कोटा तो आपको पता है बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे सब डॉक्टर्स बनते हैं, तो कोटा में हम आस पड़ोस में पीजीज में रहते थे, तो कई सारे दोस्त मेरे डॉक्टर्स हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि डॉक्टर्स का फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत वीक होता है। Because they're very good at what they do, and they earn also well, लेकिन they do not spend money in a right ways, rather they do not save money in a right ways, and that creates a lot of problems for them in the future. वो सेव नहीं कर पाते, वो अपना वेल्थ नहीं डेवलप कर पाते। तो थोड़ी वेल्थ विजडम में डू यू वांट टू शेयर 3 or 4 प्रिंसिपल्स फॉर द डॉक्टर स्पेसिफिकली, कि व्हाट शुड दे डू टू बिल्ड मोर वेल्थ इन लाइफ, ताकि वो कर सके जो करना चाहते हैं। दे शुड नॉट बी रनिंग फॉर कैश फ्लोज एवरी मंथ एंड EMIs every month, whatever. So wealth कैसे डेवलप कर सकता है एक डॉक्टर, स्पेसिफिकली डॉक्टर के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं? क्या है कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके साथ मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। मुझे भी फाइनेंशियल विजडम आते आते 40 साल मेरी उम्र के निकल चुके थे, मेरी लाइफ के 40 साल निकल चुके थे। और पर सेविंग जो एक चीज़ थी जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी, तो उस पर मैं काफ़ी वो रहा स्टार्टिंग से, जब से अर्न करना चालू किया। तो लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट था, क्या होता है कि earning is one part of your life, but saving and investing is the major part. मैं बोलता हूँ अर्निंग विल नेवर मेक यू वेल्दी, इन्वेस्टिंग विल मेक यू वेल्दी। यस, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। तो ज़्यादातर लोग क्या है कि अर्निंग के साथ खुश रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि जैसे डॉक्टर्स का मैं बताता हूँ, जैसे ही पैसा आएगा उसको कहीं डिप्लॉय कर दें, कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ बड़ी गाड़ी खरीद ली, क्लिनिक में भी डाल देते हैं, क्लिनिक और एक्सपेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, डेंटिस्ट एक चेयर और ले लेगा। और इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कंपाउंडिंग, और वो आती टाइम के साथ। मेरी एडवाइस होती है, जो अभी जो भी नए डॉक्टर्स हैं, जो अभी जैसी अर्न करना स्टार्ट करते हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ कि 10% तुम स्टार्ट करो सेव करना और इन्वेस्ट करना। एक सिंपल सा फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल जाए तो ठीक है, वरना जो जैसे SIPs होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, हाँ म्यूचुअल फंड्स में, ETF में, आप वो स्टार्ट कर लें। अच्छे ETF निकाल लें जो टॉप परफॉर्मिंग है, और जो अच्छे म्यूचुअल फंड हैं जिनके रेट वगैरह जो कॉस्ट कम होती है। बेस्ट तो है फाइनेंशियल एडवाइस साथ काम करें, नहीं तो भी खुद भी थोड़ा सा फाइनेंशियल लर्न करना। अरे डॉक्टर्स जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं सारे प्रोफेशन में, जिंदगी भर पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमने भी वही किया। फाइनेंस छोड़ के सब पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन क्या करते हैं, और सबसे हार्ड वर्किंग भी होते हैं। लेट स्टार्ट करते हैं अर्न करना, आखिरी तक काम करते हैं, लास्ट तक काम करते हैं, 70-80 साल तक रिटायर नहीं होते, लेकिन फाइनेंस को नहीं पढ़ते ज़्यादातर लोग, उसको मैनेज नहीं करते। क्यों? इतना क्या होता है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 8, 10, 12 घंटे काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, लेकिन आपको उसको मैनेज करते आना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि उसको मैनेज करना बहुत ईजी है अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया बेसिक्स। और क्या होता है कि लोग जो इतनी बड़ी बड़ी इसमें बातें करेंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे, फाइनेंशियल जार्गन्स यूज़ करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, यार ये सब का कोई वो नहीं है ज़्यादा। ये सब आपको डराने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सिंपलिस्टिक टर्म है, अगर आपका एडवाइज़र सही है, बहुत ही सिंपल मॉडल, उसको आप बताइए आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कब चाहिए है, और आप उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट रखिए, और इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ बढ़ाते जाइए। एक आई मेट अ बिलियनियर, मेरा पेशेंट है, मैंने उससे पूछा कि अगर आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करना पड़े अबाउट द वेल्थ विजडम तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वो बोले कि रिच पर्सन इज द वन हुज एक्सपेंसेस आर लेस देन अर्निंग। तभी तो सेव कर पाएगा, इन्वेस्ट कर पाएगा। वो डिफरेंस इज द सेविंग। और अगर आपने also includes the EMIs, हाँ, वो EMI पे भी देखिए, अब जैसे ही आपने थोड़ा कमाना चालू किया, आपने बड़ा बढ़िया घर ले लिया, 1-2 करोड़ लेके लोन लेके, और फिर EMI में आपने सारा पैसा जमा दिया, फिर एक बड़ी गाड़ी ले ली दूसरों को। क्या होता है कि ये कंपैरिजन, पीयर प्रेशर की वजह से ना, काफ़ी, एक डॉक्टर देखा अच्छा दूसरा ये कर रहा है, उसने ये गाड़ी खरीद ली, उसने यहाँ घर खरीद लिया,
वो सोचेगा ज़्यादा नहीं और बस जाके इन्वेस्ट कर देगा बड़ा अमाउंट। इस क्या होता है कि वेल्थ बनाने के लिए पहले प्रिंसिपल कॉर्पस बनाना ज़रूरी है, जो कि बाद में आपकी अर्निंग जनरेट करेगा। वो कॉर्पस बनाने में आधी उम्र निकल जाती है। अगर आप ये सोचेंगे अगले 10 साल तक मैं किराए पे भी रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस कि एक आप जैसे बॉम्बे दिल्ली में रह रहे हैं जहाँ अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इन्वेस्टमेंट के कंपेयर कर लें, जो ग्रोथ अच्छे स्टॉक्स और SIPs जो अच्छे स्टॉक्स वाली रहती हैं वो कोई नहीं दे सकता। प्रॉपर्टी भी नहीं आप 1 करोड़ प्रॉपर्टी खरीदी, 12-15 साल बाद 2-3 करोड़ की बेटी, आप खुश बैठे, अरे यार 2 करोड़ कमा लेकिन वही अगर स्टॉक में डाला होता तो अच्छा स्टॉक हो, किसी गाइडेंस में आपने लर्न करके किया हो या SIP डाला हो। मैं कहता हूँ कि गिरी से गिरी हालत में भी इंडिया का जो मार्केट है वो 12% अगर अच्छे फंड है तो देता है लार्ज कैप में, और स्मॉल मिड अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो है तो 18-20% तक देता है। आप ये सोचिए कि 25 साल की एज में आप अगर इन्वेस्ट करना चालू कर दें, 45-50 तक आपकी वेल्थ कहाँ पहुंचेगी आपको पता नहीं है। शुरू के 10 साल तो देखिए ही मत कि क्या हो रहा है। 15 साल मुझे लगता है कंपाउंडिंग को पावर देना। मिनिमम देखिए 8-4-3 का रूल होता है। 8 ईयर्स तक तो आपको देखना ही नहीं क्या हो रहा है, बस देखिए कि हाँ बढ़ रहा है, सेविंग जाती जा रही है। और दूसरा क्या करिए कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में आप देखेंगे कि वो डबल हो गया, और उसके बाद 3 से 4 साल में वो डबल होता जाता है। तो कंपाउंडिंग प्लेज ए मेजर रोल, लेकिन उसका फायदा तभी जब अर्ली इन्वेस्टमेंट हो। अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर यू विल बी। बट नथिंग इज लेट, मतलब अगर आप कोई में 40, 45, 50 पे भी सुन रहा है तो नथिंग इज लेट। लेट तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं, जब जाओ तब सवेरा है। बेस्ट टाइम 20 साल पहले था, दूसरा बेस्ट टाइम अभी बेस्ट टाइम। हाँ तो वो तो जिस दिन अब मैंने भी स्टार्ट किया, लेट ही स्टार्ट किया, मैंने भी बहुत जल्दी नहीं किया। मेरे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यही थे, FD और प्रॉपर्टीज। फिर मैंने जब आया तो फिर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ आई एम फॉर्चुनेट टू, मेरे को बहुत अच्छे एडवाइज़र मिले और काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं। देखिए एडवाइज़र में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप एडवाइज़र सिलेक्ट करें तो इट शुड बी ए विन-विन सिचुएशन। कुछ एडवाइजर्स होंगे जो सिर्फ अपना फायदा सोचेंगे, आपका इसमें डाला तो मेरे को कमीशन ज़्यादा मिलेगा, तो आपका फंड खराब हो रहा है। क्या होता है, एडवाइजर तो पैसे अर्न करेगा, चाहे आपका फंड खराब करे या अच्छा करे। तो जो एडवाइजर इस चीज़ में बिलीव करता है कि पहले मेरे कस्टमर का पैसा ग्रो हो फिर मेरा ग्रो हो, वही सही एडवाइजर होता है। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, क्योंकि आई ऑल्सो डू लॉट ऑफ आउट ऑफ हॉबी फाइनेंशियल एडवाइजिंग, क्योंकि मैंने MBA किया है, बिजनेस रन करता हूँ। तो मैंने एक अच्छे दोस्त से बात हो रही थी, तो उनका क्लिनिक है, ही इज़ अ डेंटिस्ट। तो मैंने वो बोला एक चेयर लूँगा, एक्सपैंड करूँगा। मैं कहा तू स्टॉक में क्यों नहीं डालता पैसे? बोले यार कैलाश, आज के बाद जब भी मुझे कमाना तो क्लिनिक से, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसी में रोटेट करूँगा तो आई विल ग्रो मोर। मैंने उसको समझाया कि ये तब तक चलेगा जब तक तू है। बिल्कुल सही। द डे यू टेक अ लीव, मैं बता 1 महीना छुट्टी लेके दिखा दे मेरे को अपनी क्लिनिक सही, से। बिल्कुल सही। नहीं ले पाते लोग छुट्टी अपनी क्लिनिक में। एक महीना, एक दिन छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि ही इज रनिंग हिज ओन क्लिनिक विद हिज वाइफ, बोथ हस्बैंड वाइफ डेंटिस्ट हैं। तो मैंने को छुट्टी नहीं ले पाते। तो इसका मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है क्लिनिक से हटके भी एक ऐसी जगह होना चाहिए विच इज स्टॉक्स और मे बी एनी अदर अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बने। तो उसमें कैसा होगा कि देयर शुड बी वन डे कमिंग इन योर लाइफ 15 साल 20 साल में, जब आपकी पैसिव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शुड बी more than what you're spending today in your living style. Correct. Normal. तो ऑटोमेटिकली अगर तुम्हारा मन किया कि मैं अभी क्लिनिक अभी थोड़े दिन किसी जूनियर के भरोसे छोड़ के जाऊं, तो यू आर नॉट वरीड, क्योंकि तुमको पता है कि क्लिनिक इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू नाउ, दो विद टाइम इट विल ग्रो, लेकिन आपको फिर भी एक साइड का सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना बहुत जरूरी है, एंड दैट कैन ओनली कम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, राइट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। वही मैंने आपको बोला ना कि जैसी अर्निंग बढ़ी तो लायबिलिटीज ले ली, एसेट्स नहीं बनाए। एसेट नहीं बनाए। हाँ, ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि घर जिसमें आप रहते हो ज्यादातर वो एक लाइबिलिटी रहता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उस पर एक्सपेंस दे रहे होते हो। वो भी बैंक की, कार भी एक लाइबिलिटी होती है जिसकी डेप्रिसिएशन होती है। तो ये है कि आप जो है थोड़ा सा अगर एसेट्स ज़्यादा बनाने में एफर्ट करेंगे तो आप फाइनेंशियली जल्दी फ्री हो जाएंगे। मैं एक बहुत बड़े पर्सनैलिटी को सुनता हूँ, पॉडकास्ट है उनका, मतलब सबको देखना चाहिए, निखिल कामत करके हैं। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ Zerodha. Zerodha इज इंडियाज बिगेस्ट बिलियनियर कंपनी फॉर स्टॉक ट्रेडिंग। उनसे एक बंदे ने पूछा कि निखिल कामत से कि आपने कितने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है? वो तो एक भी नहीं। देखिए ये निखिल कामत द फाउंडर ऑफ Zerodha, जो पूरी दुनिया को स्टॉक सिखा रहे हैं, और आप बड़े जिनको भी सुनेंगे, एवरीवन डू मोर स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, सेफ इज म्यूचुअल फंड्स, बट यू नीड एन एडवाइजर। अपने भरोसे नहीं करना है, बिकॉज समटाइम यू आर बिजी इन व्हाट यू डू एवरी डे। आप डॉक्टर हैं तो आप पेशेंट देखेंगे, लेकिन आपको एक एडवाइजर चाहिए जो आपको गाइड कर सके इसके अंदर। नहीं देखो, रियल एस्टेट में भी लोग कमाते हैं, काफ़ी लोग कमाते हैं,
लेकिन उसमें क्या होता है, आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, मतलब फिर आप उसको जाके देखिए, खुद देखिए। अमाउंट बड़ा है, लिक्विडिटी कम है, इफ आई वांट टू हाँ सेल एंड आई नीड अ कैश इट्स डिफिकल्ट, सो बहुत सारे रीजन है। आई एम नॉट सेइंग डोंट इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, हाँ, नहीं वो बट एक पार्ट होना चाहिए। बैलेंस पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है, एंड यू मस्ट इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, एंड पैसिव इनकम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। भाई फाइनेंशियल फ्रीडम उसी से आ सकती है जैसे आपका एसेट डाइवर्सिफिकेशन हो और एसेट एलोकेशन सही हो। यही दो आपको बचा सकते हैं, और उस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ हो, जैसे हम इतना एनर्जी और टाइम लगाते हैं अपनी मेडिकल प्रोफेशन में, हमें लगता है कि सबको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अपनी वेल्थ को समझना और उस इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ों में बोलूँगा, बिकॉज मेरे बहुत सारे डॉक्टर दोस्त हैं और वो मुझे देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे कि हमारे नाम से बोल रहा है वो। एक, वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज़्यादातर डॉक्टर अपना टिपिकल पहुंच बाहर निकली हुई है, सो ना वो हेल्थ पे ध्यान देते हैं ना वेल्थ पे ध्यान देते हैं। पूरे दिन लगे हुए हैं पेशेंट की सेवा करने में, विच इज़ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, बट एक्चुअली दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर फाइनेंशियल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, बोथ, दोनों का ध्यान देना बहुत 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 ज़रूरी। नहीं, मैंने आपको मैं आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। आई सी मैनी पीपल अराउंड मी कि हेल्थ पे सही में उनका खुद का ध्यान नहीं रहता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ काफ़ी सर्वेज भी हुए हैं इंडिया में जिसमें देखा गया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। क्या है कि ठीक है, आपको यू डू योर वर्क विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी, लेकिन खुद को इग्नोर नहीं करना खुद है। को इग्नोर नहीं करना। हाँ, तभी वो एरोप्लेन में ही बोलते हैं ना, आपको अपना मास्क पहले लगाना है, Correct. हाँ, फिर दूसरों को पहनाना है। पता लगा आपने अपना मास्क ही घुमा दिया, हाँ, तो फिर दूसरों को पहनाने में लगे और खुद ही। देन इट्स डिफिकल्ट, नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अपनी हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, दैट इज़ आवर प्रिंसिपल एसेट। हाँ, दिस इज प्रिंसिपल। हाँ, दैट इज़ आवर प्रिंसिपल एसेट। वंडरफुल। सो आई एम वेरी हैप्पी डॉक्टर साहब, वी स्टार्टेड योर जर्नी। बहुत सारे लोगों को गाइड किया कि ये दुबई अगर डॉक्टर बनने आना है, प्रॉफ जॉब करना है, कैसे करना है, देन मी टू डायबिटीज़, लाइफस्टाइल, फाइनेंस। और मुझे पता है आप तो गुणों के धनी हैं, मतलब ऐसे हम 4-5 घंटे पॉडकास्ट करेंगे तो हम डिफरेंट एरियाज में बात कर सकते हैं। एंड यू आर ऑल्सो राइटिंग अ बुक विच इज़ कमिंग सून, एंड दैट्स Thanks to you. बट आई वांट यू टू शेयर लिटिल बिट अबाउट दैट बुक टू, मतलब थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट रखेंगे क्योंकि अभी पब्लिश नहीं हुई है, बट डू यू वांट टू शेयर लिटिल बिट बुक, क्या है बुक का नाम, क्या है, थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे? बुक मैंने लिखने का सोचा था ऑलमोस्ट 3 years बैक, और मैंने इसलिए सोचा लिखने का कि आई डिस्कवर्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम लाइफ, कि सुप्रीम लाइफ क्या होती है। जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, मैंने थोड़ा सा अपनी फील्ड से हटके भी थोड़ा मैंने एक्वायर किया नॉलेज और विजडम। तो विजडम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, और सुप्रीम लाइफ जो होती है इट इज़ बिल्ड ऑन ब्यूटीफुल मोमेंट्स एंड मेमोरीज, रिमार्केबल माइलस्टोन्स एंड साउंड हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग financial foundation and meaningful and fulfilling relationships। ये इस पे बनती सुप्रीम लाइफ। लेकिन इस सुप्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए हमारे पास 4 टाइप की विजडम होनी चाहिए। टाइमलेस विजडम होती है जो कि विच इज़ देयर फॉर मैनी ईयर्स एंड बट मोस्ट ऑफ टाइम वी डोंट प्रैक्टिस इट। हेल्थ विजडम होनी चाहिए, हेल्थ को सही रखने की। फाइनेंशियल विजडम होनी चाहिए, फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने की। और फैमिली विजडम होनी चाहिए, रिलेशनशिप्स के लिए, फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। तो अगर हम इन चारों विजडम को प्रैक्टिस करते हैं, एक्वायर करते हैं और विजडम प्रैक्टिस करते हैं, तो ही हम सुप्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब से मैं आपको बोलूँ कि ये 4 टाइप की विजडम है, अब आप देखिए अपने आसपास कि कितने लोगों के पास ये चारों विजडम है। बहुत कम लोग पर हैं। चारों होंगे तो इसलिए का 4 व्हीलर, 4 व्हील होंगे तभी गाड़ी सही चलेगी। हाँ, तो इस गाड़ी को सही तरीके से चलाने के लिए चारों व्हील होने ज़रूरी हैं। आप ये देखेंगे कि इस 4 व्हील की गाड़ी को कोई 2 व्हील से चला रहा है, कोई 1 व्हील से चला रहा है, कोई वेल्थ में बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है, बाकी हेल्थ को 3 छोड़ टायर दिया पंचर है है। उसके। हाँ, कोई हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, जो कि बहुत हेल्थ विजडम तो रेयरेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन वही है कि हेल्थ जो है सबसे लास्ट में रह जाती है। हेल्थ प्रायोरिटी बन नहीं पाती बहुत लेट तक, जब तक लूज़ नहीं कर जाते लोग। तो ये चारों विजडम को अगर हम बैलेंस करके लें और एक्वायर करके प्रैक्टिस करें, तो ही हम सुप्रीम लाइफ जी सकते हैं और उसी का मज़ा ले सकते हैं। एंड हाउ इज योर बुक राइटिंग जर्नी, सपोर्ट सिस्टम, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो बुक राइटिंग जर्नी जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही, क्योंकि मैं बिज़ी भी हूँ क्लिनिक में काफ़ी, तो 3 साल लग गए उसको मटेरियलाइज़ करने में। लेकिन आई एम फॉर्चुनेट कि जब से आपके साथ कांटेक्ट हुआ ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स बैक,
आई थिंक 2024 एंड ऑफ 2024 आई केम इन कॉन्टेक्ट विथ यू. तो आपने जिस तरीके से मुझे गाइड किया तो उससे आई एम एबल टू फिनिश कि मैंने ड्राफ्ट फिनिश किया और टू एंड ऑफ दिस ईयर इज़ आवर डेडलाइन या होपफुली दिस. तो ये बुक जो है एक ऐसी बुक है जो अगर जो इंसान पढ़ के उसको प्रैक्टिस कर लेगा तो ही विल बी बेसिकली दिस बुक हैज़ ए पावर टू ट्रांसफॉर्म ए पर्सन. ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है इस बुक के अंदर. अगर इंसान पढ़ ले प्रैक्टिस कर ले तो सुप्रीम लाइफ. हाँ, तो उसका कोई मैच नहीं है. हाँ, जिसमें आपको ये पता है कि क्या इनफ है और क्या इम्पोर्टेंट है और सबका क्या इम्पोर्टेंस है कि हेल्थ गंवा के वेल्थ पाना भी कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है. बाद में चारों बराबर है. सब कुछ अचीव करके फैमिली गाया जा सकता है, ना वेल्थ गाया जा सकता है, ना हेल्थ गवाया जा सकता है. और इन सबको करने के लिए टाइमलेस विजडम तो चाहिए. पता लगा आपने सब कुछ गेन किया, फैमिली आपकी रह गई पीछे. हाँ, सक्सेस का मजा तो तभी है जब अपनों के साथ एंजॉय किया जाए उसे. अकेले ऊपर चढ़ के खड़े होके मजा नहीं है उसमें. मजा नहीं है. किसके साथ एंजॉय करो? हाँ, किसके साथ एंजॉय करोगे. एंजॉय करने वाले भी चाहिए. पता लगा जब मर रहे हैं तो पैसा तो बहुत है लेकिन कोई है नहीं साथ में. तो चारों का बैलेंस होना बहुत. सो आई थिंक ऑल द वर्ल्ड हु आर लिसनिंग टू अस, अब उन्होंने समझा है कि आप कितने पावरफुल हैं, कितना थॉट प्रोसेस आपका क्लीन है, क्लियर है. तो एवरीवन वुड वेट फॉर योर बुक टू कम इन टू बाय. एंड वी ऑल विश यू लॉट ऑफ सक्सेस विथ योर बुक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी. और काफ़ी आपने फैसिलिटेट किया मेरी बुक राइटिंग को. एंड यू हैव बीन ए ग्रेट मेंटर. Thank you, sir. Thank you. You're very welcome. much. And thank you for talking. And once the book is launched, I think we'll have another podcast only on the book. We'll talk a lot on that. Sure. No problem. Thank you for joining in. I know you have a busy schedule. बहुत सारे patients रहते हैं, wait करते हैं. And that is more important. But ये podcast भी मुझे लगता है बहुत लोगों की life change करेगा when they look to it. You're most welcome. Thank you very much. And I'm honored to be here.